है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आप आइडेंटिफाई, मेरा काम है आपको बताना आइडेंटिफाई। कंसोलिडेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो एचजीएस हो। अब मैं कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगी, उसके बावजूद भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी जो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, गुड कि इवनिंग कई मैम। बार वहां से, गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कई बार वहां से एडजस्ट में आ सकता है 2-2 3-3 नंबर का, तो एटलीस्ट आपको गुड ये तो पता आफ्टरनून हो। मैम। गुड आफ्टरनून। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि भाई मैम ने जो करा दिया कंसोलिडेशन में, उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हर एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और सबऑर्डिनेट में 5 से 20 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। वहां 2-2 3-3 नंबर का नहीं आता सबऑर्डिनेशन में। 5 नंबर भी नहीं मिलता है आपको, 10-10 नंबर से मिलेगी। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने 3 बार एग्जाम दिया सबऑर्डिनेट का, 3 ही बार दिया है मैंने अभी तक। तो सब अब जब होगा। गुड आफ्टरनून बेटा। तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसका रीजन क्या है मैं आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग नहीं बताते हैं या उनको नहीं पता होता है। जो आपका थर्ड पेपर होता है यूपी में, जिसमें 50 नंबर की आईपीसी आएगी और 150 नंबर के आपके लोकल लॉ। ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबको लगता है जब भी आपका पीटी निकलेगा, मैं तब की बात कर रही हूँ क्योंकि तभी लोग लोकल पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। जब आपका पीटी निकल जाता है तो आपको इतना डर लगता है, चाहे वो एचजीएस हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, आपको 20 दिन से 45 दिन मिलता है, इससे ऊपर देता नहीं है, ना हाई कोर्ट देता है ना कमीशन देता है। अब 20 से 45 दिन में आपको जीएस भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, लोकल भी पढ़ने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यार आईपीसी तो मैंने पढ़ा है, पीटी में भी पढ़ा था, मेंस में भी, मुझे आईपीसी तो मैं कर लूँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप भी करोगे। आईपीसी के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसा करता हूँ, लोकल पढ़ता हूँ। ठीक, मतलब लोकल में तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो एक्ट के नाम ही नहीं याद है, मुझे तो यही नहीं पता है क्या आएगा। मैं बेहतर है कि मैं आईपीसी कर लूँ, वो लोकल करता हूँ। और इस बीच क्या करते हैं, वो आईपीसी को इवन रिवाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली। लास्ट के एक दिन वो सोचते हैं मैं बस ऐसे देख लूं, और जब वो आईपीसी लिखने बैठते हैं वहां पर, तो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप सबने आईपीसी पढ़ा है, आप मुझे 10 मार्क्स में लिख दोगे ऑन द स्पॉट? नहीं लिख पाओगे, हार्डली आपको याद आएगा, सेक्शन में कंफ्यूज होगे। उसके बाद आपको यही नहीं याद आएगा कौन सा मोबाइल पर लगता है, कौन सा इमोबाइल पर लगता है। आप उसके इसेंशियल्स नहीं बता पाओगे, जो कि आपने नाम सुना है, लेकिन पोजीशन तो सेम हो गई ना। अगर लोकल लॉ में नहीं लिख पा रहे हो तो लिख तो आईपीसी में भी नहीं पा रहे हो, जिसको आपने इतना टाइम दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये आता है और वो आईपीसी 50 नंबर वो गवा देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकल के पेपर में अपने 50 मार्क्स को एकदम सेट करके रख डालो। ओके, मतलब जो आपके 50 मार्क्स है, मतलब टीचर को मुझे 40 देना ही पड़ जाए, मैं ऐसा कंटेंट लिख के आऊंगा। क्लियर है सबको? ओके। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी मेंस में लिखने के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ एंड इलस्ट्रेशन। अभी आपको लग रहा है मुझे आता है, अरे वाह लोकल में नहीं आता, हाँ, भूमिदर्ज वगैरह नहीं आते, मुझे आसामी नहीं आता, लेकिन मुझे तो पता है कल्पेबल। जब लिखने बैठोगे ना, तो 2 एक्सेप्शन लिखने के बाद बाकी की 3 याद ही नहीं आएंगी। बात तो बराबर हो गई ना। मेरा कहने का मतलब है, आईपीसी की आंसर राइटिंग इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो मार्क्स आपके पक्के हैं। ओके, 50 आउट में आपको 40 मार्क्स एकदम कंफर्म है। अब बात बची आपकी 150 की। 150 में आप देखोगे, अब आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट तैयार करके रखो। मेंस में सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको ये पता हो कि ये टॉपिक्स मेरे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके आप सेक्शंस भी याद करोगे लोकल में। अदरवाइज लोकल में मैक्सिमम टाइम ऐसा लगेगा एक जैसी कहानी हो रही है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिख पाओगे। स्पेशली जैसे रेवेन्यू कोर्ट है, यूपीजेडएलआर है, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लगेगा यार सबको एक जैसा ही आंसर में डिफर, तो आपको सेक्शंस नंबर क्लियर होने चाहिए। ओके, जैसे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, व्हाट इज द लिमिटेशन, ट्रांसफर की लिमिट क्या है, तो आपको सेक्शंस क्लियर होने चाहिए। बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि कुछ ही टॉपिक हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहली चीज, मेंस में आप जब भी लिखोगे लोकल में, आप उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आओगे जिनको लिखते टाइम सेक्शन ही नहीं पता। अगर आपने मेंस में टॉपिक लिखा, आपको 4 लाइनें सेक्शन दे रहा कि कंफर्म उसका सब्सटेंस पता है, बाकी आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा और सेक्शन नंबर करेक्ट लिखा, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, कीवर्ड्स पता है, और आपने उसको अपने कंटेंट अपनी लैंग्वेज में लिखा, सेक्शन नंबर एकदम करेक्ट है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपको समझ गया आपको क्या चीजें करनी है। आईपीसी बहुत अच्छा करके आना है, एवरेज नहीं करके आना है।
अगर आपको लोकल के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आईपीसी आपकी एवरेज नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। भाई जरा ज्वाइन, बच्चों को मैसेज कर देना, मुझे लग रहा है बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी थी, काफी बच्चे हैं, कहाँ गए? पहली क्लास है ना, इसको ही लिख दो, मतलब क्लास ज्वाइन कर लो। सो आईपीसी एवरेज से ऊपर हो और फिर लोकल में विद सेक्शन हो, क्लियर है? अब आओ, अब आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यूपी पंचायती राज एक्ट। आप लोगों को पता है यूपी पंचायती राज एक्ट कब का है? 1947 का, 1947। और आपको पता है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया? 1992 में। सो देयर इज अ गैप। 1947 में यूपी पंचायती राज एक्ट आ गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के लिए जो हमने अमेंडमेंट किया, दैट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो हमने वो ईयर 1992 में किया। अब मतलब भारत में, भारतीय संविधान में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन है। मैम एक मिनट, हाँ सॉरी बोलो मैम, इसमें मैम चैप्टर 9 ही है। किसमें चैप्टर 9 है? मैम पंचायत राज में मैम, वो मैंने अरे पीडीएफ वो तुम निकाली। छोड़ो, 9 चैप्टर। अभी तो मैं अभी तो मैं बेसिक बता रही हूँ पंचायती राज का, मैं भी चैप्टर नहीं पढ़ा रही कुछ। ओके अनु, अभी पंचायती राज डायरेक्ट अपने Yes, पास रखो, सबसे पहले जानो ये है क्या, इसको क्यों लाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, सो उसको आने से इसमें क्या, तो बेसिक समझो पहले। सो पंचायती राज एक्ट आपका 1947 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, आप लोगों ने पीटी के लिए पढ़ा होगा। एक 73rd और एक 74th, नाम सुना होगा आपने? ओके, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपको पता होगा, ये आपका पंचायती राज से है। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यस, म्युनिसिपैलिटी से। अब पंचायती राज, ये दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हैं। ये दोनों लॉज क्यों हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब जानते हैं आप? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखो, आप देख रहे हैं भारत में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि इन इंडिया, भारत में क्या है, वी हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है विद अ फेडरल सेटअप। हमारे यहाँ क्या क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब वी आर डेमोक्रेटिक, प्लस हमारे यहाँ सेटअप कैसा है, हमारे यहाँ फेडरल सेटअप। और फेडरल सेटअप का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे बड़ा फीचर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ये जो पावर है वो डिवाइडेड होगी फर्दर, किसमें, सेंटर एंड दी यूनियन। यूनियन, जिसको आप सेंटर बोल रहे हो, इसको आप यूनियन भी बोलोगे, और स्टेट्स आपको पता ही, लोकल। तो पावर्स क्या हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। और इस डिवीजन ऑफ पावर को आप देखोगे, आर्टिकल कौन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 240, बताओ 245 से 255 से। लेकिन अभी लिस्ट वगैरह देखोगे तो आपको 245, 246 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप तीनों लिस्ट देखोगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, मैं दूसरे स्लाइड पेज पे आ रही हूँ। तो आर्टिकल 246, आर्टिकल 245 काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आते हो यूनियन लिस्ट पर, उसके बाद आप आते हो स्टेट लिस्ट पर, एंड देन आप कहां पर आते हो, कंकरेंट लिस्ट पर। जो भी सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में है उसको आपको पता होगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है लॉज बनाने का। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है लॉज बनाने का। और जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर होते हैं उन पर सेंटर एंड स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती हैं, दोनों को कंकरेंट पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ओके, लेकिन आप मुझे ये बताओ, केंद्र में बैठे, मतलब ऑब्वियसली केंद्र सरकार से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या इस बात की उम्मीद कर सकते हो कि भारत के
केरल राज्य के किसी एक छोटे से गांव में सड़क बनी है या नहीं बनी है, इस बात का ध्यान केंद्र सरकार को बैठ के हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, अब आ जाओ, केंद्र को छोड़ दो, अब हम राज्य में ही आ जाएं। राज्यों में भी सरकारें हैं, तो हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको पता होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सड़क प्रॉपर है या नहीं, वहां पर प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं, वहां पर प्रॉपर जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ है, क्या वो है नहीं, क्या वहां की सड़कें गांव की नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं, क्या वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, क्या वहां के जो मनरेगा है या सड़कों के किनारे जो लाइटिंग है या जो पेड़ पौधे लगाने का काम है, बहुत काम होता है पंचायत का। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बड़ी सारी पॉलिसीज होती हैं जिसको रूरल लेवल पर एग्जीक्यूट कराना होता है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, क्या वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं। आप एक गांव में देख सकते हो, 2 गांव में देख सकते हो, 3 गांव में देख सकते हो, हर गांव में जा जाके देख पाना पॉसिबल है? अगर आप गांव ही देखने लगोगे तो क्या म्युनिसिपैलिटीज में ऐसा सब कुछ, म्युनिसिपैलिटी में मतलब एक एक वार्ड में ये काम हो रहा है कि नहीं, क्या योगी जी ये कर सकते हैं? किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिसी, दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। ओके, उनको पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है किसको पता चलेगा। हाँ, इसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन। ओके, तो भारत में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा। भारत में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन मैं लिखवा दूंगी अभी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। ओके, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब आपसे पूछें अगर व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आप सोचोगे पंचायती राज में कैसे आ गया, बिकॉज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लिखते जाना आप ये कॉन्सेप्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? लोकल जो वहां के लोग हैं, क्या वही सेल्फ गवर्नेंस का काम करते हैं? अब जो प्रधान जी का इलेक्शन होता है, क्या वो दिल्ली में रह रहा व्यक्ति बदायूं, जैसे मैं चलो बदायूं का एग्जांपल देती हूँ, बदायूं में बड़े सारे गांव हैं, बदायूं के किसी एक गांव का नाम ले लो, हाँ, बड़े कोई भी एक नगला कोई गांव है, मैंने वहां का एग्जांपल ले लिया, तो वो जो गवर्नेंस का काम है, प्रधान जो है, जो प्रधान है, पंचायत पंचायत से हैं, जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह हैं, ये ऐसा तो नहीं है कहीं विदेश से आते हैं या दूसरे राज्य से आ रहे हैं या दूसरे शहर से आ रहे हैं या रहते दिल्ली में बट यहाँ प्रधान, ऐसा नहीं है। वो लोकल वहीं के हैं और वो ही वहां पे बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेटर गवर्नेंस वही कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही है कि लोकल वहां के लोग गवर्नेंस का काम करें। बात समझ में आई? सो लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखिए 2 लेवल पर हो सकती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जो कि लॉर्ड रिपन ने दिया है, ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा, आपको 2 पार्ट में आंसर देना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल लेवल और एट और अर्बन। रूरल देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको दोनों बताना है, रूरल लेवल और अर्बन, ग्रामीण स्तर पर, ठीक, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर आपको दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर एग्जामिनर ने डायरेक्ट पूछ लिया रूरल मतलब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो बेसिकली आपको 73rd ही बताना है क्योंकि ये पंचायती राज की बात करता है। अगर उन्होंने पूछ लिया अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो आप क्या बोलोगे? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो रूरल लेवल पर अब मैं आ रही हूँ मेन, देखिए हम धीमे धीमे आ रहे हैं। तो 74 बोलेगे। नहीं, देखो, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, हर चीज को समझते चलो। रूरल का मतलब आप सबको पता होगा, ग्रामीण। ठीक है। ग्रामीण स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब पता है आपको? तो आप अब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपसे पूछ रहा है, अब आपको देखना होगा एग्जामिनर पूछ क्या रहा है
ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, तो आपके पास पंचायती राज एक्ट है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्ट 9 आपको है, और उसमें 243A से 243 आर्टिकल 243A टू 243O, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, ये आपकी पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, ओके, ड्यूरेशन क्या है, मैम रिजर्वेशन कैसे मैम होता है। लिस्ट 11 में होगा ये, हाँ लिस्ट 11 में होगा ये। यस यस, 11th शेड्यूल में, लिस्ट नहीं, 11th शेड्यूल। सो आर्टिकल 243A टू आर्टिकल 243O, ये आपके पंचायत से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, पंचायत क्या है, सेटअप क्या है, 3 टियर सेटअप है जैसे अपने यहाँ, ओके, 3 टियर सेटअप है, विलेज लेवल पर होता है, फिर ब्लॉक लेवल पर होता है, ओके। सो 3 टियर सिस्टम क्या है, ड्यूरेशन क्या है पंचायती राज का, प्रधान का इलेक्शन कैसे होगा, ग्राम सभा क्या है, ओके, ड्यूरेशन क्या होता है, इनके खर्चे कौन उठाएगा, फाइनेंस कमीशन का कॉन्सेप्ट है, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी, ओबीसी के लिए कितनी होंगी, महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी, इनके क्या अलाउंसेस होते हैं, सैलरीज क्या है, कब इनको हटाया जा सकता है, रिमूवल क्या है, ग्राउंड्स क्या है अपॉइंटमेंट के। मेरी बात समझ आई, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आपको आर्टिकल 243A टू आर्टिकल 243O, अगर आपको अपना आंसर और उसे अलग करना है, देन यू डेफिनेटली आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के बारे में जरूर आप बताएंगे, इन आर्टिकल्स के बारे में जरूर बताएंगे, और फिर आप आएंगे यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, ओके। अब देखो, अब आपका आया यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। सो 1947 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट बन गया था, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या दूसरा टर्म मैं बोलने जा रही थी उस समय बीच में, इसका दूसरा टर्म अगर आपसे पूछा जाए और इसका ऑब्जेक्ट भी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्यों है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या क्यों है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, किस लिए है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दोगे तो केंद्र सरकार मनमाने तौर पे काम नहीं करने लगेगी। तो शक्तियों का पृथक्करण हो, देयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ओके। और जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ये गांधीयन कॉन्सेप्ट पर है। देखो, विलेज पंचायत की बात की गई है किसी आर्टिकल में, ये कनेक्शन बता रही हूं आज मैं आपको, ये आपके आंसर को औरों से अलग करे। द कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 40 है, Yes, ma'am. 40. ओके, अंडर आर्टिकल 40 विलेज पंचायत गांधी जी का ऑब्जेक्ट था स्वराज। हाँ, अब आपसे अगर स्वराज पूछ ले उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में, एचजीएस में, तो ये मत सोचना अचंभित हो कि स्वराज क्यों पूछ लिया, तो मेरे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज एक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोगों के हाथ में शक्तियों का पृथक्करण, केंद्र सरकार ही केवल पावरफुल ना हो। अब स्वराज का कॉन्सेप्ट गांधीयन कॉन्सेप्ट है, ओके। सो विलेज को सेल्फ एम्पावर्ड बनाना, तो आप देखते हो एट रूरल लेवल देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, देयर आर सो मेनी स्कीम्स, बड़ी सारी स्कीम्स चलती हैं ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, क्यों, गांव में स्वराज स्टैब्लिश करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज was against the industrialization, it was against the globalization, ठीक है। जो बात करते हैं हम लोग, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक सेकंड होल्ड करिए, स्क्रीन चली गई क्या, आप लोगों को दिख रहा है, एक मिनट दिख रही है, हाँ ठीक है, Yes, मैम दिख रही है। तो देखो आप लोग, ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी को लगता था कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उतना ज्यादा जो मैन पावर है, ऑब्वियसली जो काम 4 लोग मिलके करते हैं वो एक मशीन कर देगी, ओके। तो लोगों को क्या होगा,
लोगों का रोजगार जाएगा। सो गांधी जी का जो यस वो कहते कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आएगा इससे। गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था, जो स्वराज की वो बात करते थे, स्वराज का मतलब ये कि गांव का हर एक व्यक्ति ऐसा हो, इंडिपेंडेंट हो, वो उसके पास अर्न करने का, उसके पास अर्निंग का कुछ रिसोर्स होना चाहिए। ओके, सो गांधीयन कॉन्सेप्ट, विलेज पंचायत, स्वराज, थोड़ा मोड़ा एक शॉर्ट टाइटल आपसे पूछा जा सकता है स्वराज के बारे में और ये कैसे कनेक्टेड है। तो बहुत सारी स्कीम्स है केंद्र और राज्य सरकारों की जो विलेज लेवल पर एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, खैर आओ। सो उत्तर प्रदेश पंचायत, अब आ जाओ वापस से उत्तर प्रदेश पंचायत, क्योंकि ये आपका मेन तो आपको पंचायती राज एक्ट ही पढ़ना है। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 तक, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी लॉ था, ये एक स्टेट का कानून था, इस पर संविधान में एज सच कोई प्रोविजन नहीं था। सभी राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज बना रखे होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जब सभी राज्यों में, जब आपके पास कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं होता है, जैसे आपको पता है आपके पास पुलिस कितने दिन कितने घंटे के लिए किसी को अरेस्ट करके रख सकती है, आपके पास है प्रोविजन, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक, कि अरेस्टेड पर्सन को क्या राइट्स होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब आपके पास है लॉज। तो कोई भी स्टेट अपने लॉज बनाएगी, दैट लॉ मस्ट बी द कंफर्मिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। लेकिन अब क्योंकि पंचायत पर ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉज बनाएंगी अपने अपने पंचायत में, कितने कितने टीयर सिस्टम हो, कैसे प्रधान का इलेक्शन हो, कैसे रिमूव किया जाए। सो एक तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए थ्रू आउट ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में पंचायती राज के जो कानून है, इस पे बहुत सारे कमीशंस बने, बहुत सारे कमीशंस के रिकमेंडेशंस आए, तमाम कमीशंस बनाए गए कि आप पंचायती राज पर अपना रिकमेंडेशन दीजिए। और फाइनली कई सारे कमीशंस हैं, उनके रिकमेंडेशन के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था, सबसे पहला ऑब्जेक्ट आप सबको समझ में आना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी की लिए। किस लिए? एक यूनिफॉर्म लॉ बने ऑल ओवर दी थ्रू आउट दी इंडिया, एक यूनिफॉर्म लॉ बने रिगार्डिंग दी पंचायती राज, ठीक है, जिसमें रहे कि पंचायती राज क्या है, ग्राम सभा क्या है, पूरे भारत में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। ओके, लॉज राज्य अपने हिसाब से बनाए, थोड़ा बहुत वेरिएशन, बट सब्सटेंशियली लॉज the ultimate object of the पंचायती राज must be same। ग्राम सभा का मतलब वही होना चाहिए, प्रधान का मतलब वही होना चाहिए, ठीक है, प्रधान की पावर्स थोड़ी बहुत वेरी हो जानी चाहिए, बट प्रधान की पावर्स अल्टीमेटली होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट विलेज, ठीक है। तो ये एक इंटेंशन थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब जब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए और उत्तर प्रदेश में पहले से था 1947, तो थोड़े बहुत कुछ अमेंडमेंट करने पड़े होंगे। सो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ठीक। अब आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन एक एग्जाम में आ सकता है कि what is the object of, what is the object, या what was the object of उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट एंड what are the essential elements of पंचायती राज एक्ट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आप क्या बताओगे? ऑब्वियसली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पॉइंट लिखोगे, मैं लिखवाऊंगी लेकिन मैं आपको समझा रही, आपको पता होना चाहिए। एक तो आप बताओगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में, बिकॉज हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करोगे, गांधीयन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करोगे, विलेज पंचायत के बारे में बात करोगे, दैट वाज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करोगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से 1992 में, ठीक है, पार्ट 9 ऐड किया गया, आर्टिकल 243A से वो ऐड किया गया, और उसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना दिया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आपने लिख दिया कि 1/3 सीट मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन, नाउ इट्स कंपलसरी फॉर द स्टेट्स आल्सो ना, बिकॉज इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पहले आप मनमानापन कर सकते थे, अब लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन और द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उस राज्य में SC ST और OBC की जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें जो हैं वो उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। नाउ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट्स ना, तो उनको करना पड़ेगा रिजर्व, दैट इज द डिफरेंस कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करने के बाद आ गया। ओके, तो आप ये बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने से ये हो गया कि स्टेट्स में
ये तो अब सैलिएंट फीचर्स पे अगर आप आओगे कि अभी क्या है, सो नाउ आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज आपका एक्ट है, इसका क्या है, इट गेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल, ठीक है, इट्स ठीक है, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। और आप आर्टिकल के बारे में बताओगे, फिर आप बता सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज एक्ट है ये कैसा है, मतलब टीयर सिस्टम क्या है, तो आपको पता है विलेज लेवल पर, देन ब्लॉक लेवल पर, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रधान का, ब्लॉक का और नगर पंचायत समिति वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये 3 टीयर सिस्टम है। देन आपका आता है व्हाट इज द टेन्योर, ये फीचर्स हैं कि आप जब यूपी पंचायत राज एक्ट पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायती राज 3 टीयर सिस्टम है। पंचायत विलेज लेवल पर प्रधान का चुना जाना, ग्राम सभा का होना, उनके लिए क्राइटेरिया होना कि प्रधान के लिए कुछ क्राइटेरिया होना, वोटर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होना, और इसका हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर हमने वार्ड ब्लॉक लेवल पर भी है, ठीक है, कि ब्लॉक लेवल पर कैसे इलेक्शन होगा, कैसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसको देखा, ये हो गया। देन हम फीचर हमारे पास उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट का ये भी है कि हम पंचायती राज एक्ट में देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज, पंचायत की क्या ड्यूरेशन है, दैट इज नॉर्मल इज 5 ईयर, ठीक है। और अगर 5 ईयर से पहले डिसॉल्व होती है देन अगेन री इलेक्शन होंगे विद इन 6 मंथ, ओके, विद इन 6 मंथ। तो और अभी आगे डिटेल में खैर इसके और आगे जाएंगे, पहले आप नॉर्मल सुनो। तो ये एक फीचर हो गया। देन एज लिमिट है आपके मेंबर्स की, प्रधान की क्या है, वोटर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, रिमूवल के क्या ग्राउंड्स हैं, ठीक है, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए कितनी रिजर्व हैं, 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व हैं। सो ये आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट के। सो बताओ आपको आइडिया मिला पंचायती राज एक्ट के बारे में सबको? जी यस मैम। ओके, चलो ठीक है। अब आइए, पहला तो आप ये क्वेश्चन लिखो, पहला आप सबसे पहले क्वेश्चन ही आप लिखिए। हाँ, किसी का माइक ऑन है, नीरज का माइक ऑन है, नीरज माइक म्यूट कर लो भाई। सर लिखो सबसे पहले, what is the object and rationale, what is the object or rationale behind the enactment of Uttar Pradesh Panchayati Raj Act? What was the object or rationale behind enactment of Uttar Pradesh Panchayati Raj Act 1947? और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लिखिए व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट और रैशनल। आपको सब तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार है। व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और रैशनल behind the Panchayati Raj Amendment Act 1994? आप लिख लोगे, अदरवाइज सोचते, ठीक। अब आपको समझ में आता है। अभी मैंने अंडर का कंटेंट कुछ भी नहीं लिखाया, लेकिन आप फिर भी लिख लोगे अभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई 1992 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया। देखो हाँ, अच्छा हाँ बता रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट और रैशनल, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट और रैशनल behind the constitution, behind the Panchayati Raj Amendment Act 1994। पहला क्वेश्चन ये था, पंचायती राज एक्ट 1947 को इनैक्ट करने का उद्देश्य क्या था, को लाने का उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन था कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 का उद्देश्य क्या था। अब ये वही बच्चे लिख पाएंगे जिनको 73rd के बारे में नॉलेज है, अदरवाइज उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर, तो ऑब्जेक्ट आपको सबको पता चल गया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, हर एक्ट का
ऑब्जेक्ट आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लोकल लॉस का स्पेशली। दूसरा लिखिए, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947, है ना। तो पंचायती राज एक्ट के मैम रिपीट अगेन सेकंड क्वेश्चन, what are the salient feature of उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम है 1937 का, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो एक ये जनरल बड़ा अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। अब ये हर बच्चा लिखेगा जो मेंस देने पहुंचा है। हम ये जिनसे हमारी फाइट है, देखो अब कहो मेरे बगल वाले को कुछ नहीं आता था, मुझे तो आता था, नहीं, ऐसे बच्चों से आपकी फाइट ही नहीं है। जिनसे आपकी फाइट है, जिनके साथ आपका मेरिट में झगड़ा है, उनको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। अब उनको आता है और आपको भी आता है, डिफरेंस क्या होगा, वो सीधे उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट के फीचर्स एकदम ऐसे लिख के आएंगे, आप में डिफरेंस होगा। एक सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखोगे, जब भी आप किसी आंसर को लिखते हो, स्पेशली इन लोकल लॉज, ट्राई टू कनेक्ट इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप इसको कोशिश करो शुरुआत में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लाइक आप विलेज पंचायत के साथ कनेक्ट कर दो, गांधीयन कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर दो, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्वराज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स को आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप हमेशा ऑब्जेक्ट लिखोगे, भले से टीचर ने नहीं पूछा है, ये आप में और में डिफरेंस बनाए, ठीक। और फीचर्स को रफ आंसर स्टार्ट करने से पहले पेंसिल लेके कुछ सेकंड लगेंगे, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रफ नोट्स पेंसिल से जरूर बनाओगे कि मैं ये पॉइंट्स, मुझे पता है पंचायती राज में ओके प्रधान का इलेक्शन है, ओके रिमूवल की बात है, ओके ग्राम सभा की बात है, ठीक है, मुझे पता है पंचायत के फंक्शन क्या है, क्या जरूरत है आपने किसी किताब से 5 नोट पढ़े हैं तो आप 5 ही लिख के आओ, कोई नीड नहीं, आपने पंचायती राज को खुद से पढ़ा है ना, आप अपने नोट्स बना सकते हो ना। तो पढ़ना ऐसे है, ठीक है, पढ़ना आपको ऐसे है, ये नहीं कि 5 पॉइंट किसी किताब से पढ़ लिए, 10 पॉइंट किसी किताब से पढ़ लिए तो लिखा है, आपने उसको समझा है पंचायती राज में क्या है और अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर करो। 1 मिनट होल्ड करिएगा, हाँ मैं जरा इनको भेज के आती हूँ दूसरे कमरे में। हाँ बेटा चलो इधर चलो, क्या चाहिए, अभी सुलाएंगे क्लास के बाद, आ जाओ। हाँ बेटा हाँ बेटा, शशि शशि है यहीं पर, कैमरा ऑन करना। हाँ 4 से शुरू हो रहा है, पता है। ठीक है, समझ गए आप लोग दोनों क्वेश्चन। चलो अब आप लोग आ जाओ, तो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ क्या 3 क्वेश्चन लिखवाए ना, 3 क्वेश्चंस हो गए मैम ऑल्टरनेट में। 3 क्वेश्चन, और आप देखना इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, आप लोग देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब रही बात डेफिनेशन क्लॉज की, अब आपको एक काम और करना है, जो लोग एचजीएस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको एचजीएस देना है, तो अगर जो लोग एचजीएस वाले हैं उनके लिए डेफिनेशन क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेट वालों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट वाले केवल आप उतना ही पढ़ोगे 3 क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, और जो लोग एचजीएस वाले हैं आप लोग को तो डेफिनेशन क्लॉज भी पता होना चाहिए। हाँ डेफिनेशन क्लॉज भी, जैसे इसके कुछ डेफिनेशन के क्लॉज से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट में, लाइक ऐसे आ जाएगा आपका न्याय पंचायत और न्याय पंचायत, ये फिर सबऑर्डिनेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्याय पंचायत क्या है और न्याय पंचायत के फंक्शंस क्या है। लेकिन एचजीएस के लिए केवल इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड क्लास, लिखो एचजीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचजीएस, व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड क्लास। अब अगर आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में पढ़ोगे तो आपको केवल इसके हिसाब से आंसर नहीं देना बैकवर्ड क्लास के, बल्कि आपको इस बैकवर्ड क्लास को कैसे कोरिलेट करना है, विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आपसे बैकवर्ड क्लास से पूछा जा सकता है। जिला पंचायत से आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, मीन्स जिला पंचायत। ओके, जिला पंचायत में सबऑर्डिनेट वाले मत लिखिएगा, पीसीएसजे वाले मत लिखिएगा। मैम आप लिखवाएंगे Next. हाँ हाँ, मैं लिखवाऊंगी। आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, चिंता ना करो, मैं तो सब लिखवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्राम सभा, ये दोनों को लिखना, पीसीएसजे और एचजीएस वाले। अब आपसे पूछा जाएगा ग्राम सभा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। आप ग्राम सभा से क्या समझते हैं, पावर्स क्या है ग्राम सभा की, फंक्शंस क्या हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ग्राम पंचायत भी लिख लो, ग्राम पंचायत, पावर्स एंड फंक्शंस। अब आप लोग अपना प्यारा अक्ष निकालो पंचायती राज का, और अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए आप लोग। मैम एक बार क्वेश्चन आया था, हाँ बोलो। ग्राम सभा और गांव सभा। हाँ, ग्राम सभा और गांव सभा और गांव सभा। हाँ मैम और इसमें कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस बताइए। ग्राम सभा और गांव सभा, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम। कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन क्या था? मैम बस यही आया था कि गांव सभा और ग्राम सभा में अंतर बताइए। कोई अंतर मैम नहीं है ग्राम सभा और गांव ये सभा में। अंतर मैम आर मौर्य की बुक में दिया हुआ है कि अर्लियर द वर्ड गांव सभा हैज बीन यूज्ड एंड बस आफ्टर द अमेंडमेंट इट विल बस कन्वर्टेड इतना इनटू। हो सकता है। यस, आज सच कोई वैसा डिफरेंस नहीं है, होता वही है जो आप आज अभी आपको वही समझाने हैं, अभी मैं उसको ही पढ़ाऊंगी आप लोग को। ठीक है, पंचायत के मैम इलेक्शंस भी अभी कंडक्ट हुए थे जब सेकेंड वेव चली थी हाँ तो पूरे पंचायती यूपी राज में। से क्वेश्चंस आएंगे, कई देखिए पंचायती राज से क्वेश्चंस आएंगे। तो यूपी पंचायती राज मिल गया आप लोग को? एक मिनट में जरा अपना प्यारा निकालूं। यूपी पंचायती राज, यस, ग्राम सभा। और आप लोग सेक्शन 3 पर आए, सेक्शन 3 मिला? देखिए सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट, मिल गया? चैप्टर 2 पर है, चैप्टर 2, उससे पहले सारी डेफिनेशन क्लॉजेस हैं। चैप्टर 2 Section 3 provides that the state government shall establish a Gram Sabha for a village or group of villages. Underline करो उसको, group or group of villages by such name as may be specified. As may be specified, where a Gram Sabha is established for a group of villages, where a Gram Sabha is established for a group of villages, the name of village having the largest population shall be specified as the name of Gram Sabha. Okay, ये आपका प्रोविजन हुआ ग्राम सभा। अब आपको इसमें समझना है, तो ये क्या कह रहा है? प्रोवाइड स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ ग्राम सभा फॉर अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक गांव या एक से ज्यादा गांव के लिए ग्रुप ऑफ विलेजेस, जैसे कई बार क्या होता है बहुत छोटे छोटे गांव भी होते हैं। हाँ, कई बार क्या होगा, गांव की पॉपुलेशन ठीक ठाक है और समटाइम आपको दिखेगा कि गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे गांव है। तो क्या होता है, उस छोटे से गांव के लिए ग्राम सभा बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे सिचुएशन में 2 या 2 से ज्यादा गांव के लिए क्या बन जाएगा? ग्राम सभा। अब आप लोग मुझे बताओ ये ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है यहाँ क्लास में ग्राम सभा क्या होता है? पढ़ा होगा अभी आप लोगों ने एडजस्ट दिया है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? मैम थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसे ठीक से अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं, बताओ। मैम यही है कि गांव के सारे मेंबर्स की एक सभा होती है और उसमें ग्राम सभा। मैम एनरोल जो रोल होता है उसमें जो नामावली होती है उन मेंबर्स को मिलके एक ग्राम सभा बनती है। मैम चलो ठीक है, ये कह सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है, एक गांव के अंदर रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो एडल्ट हैं, जो वोट दे सकते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है, वोटर लिस्ट सुना होगा। ओके, सो जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, मेल फीमेल, ठीक है, जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, ठीक, इनकी इस पूरी लिस्ट को ही क्या बोला जाता है? ठीक, इनकी इस पूरी लिस्ट को ही क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। तो ये वो लिस्ट है, ये वो सूची है। सो ये क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ वोटर्स।
ठीक, तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, तो हमेशा होता रहता है ना, वोटर लिस्ट बनती रहती है। कुछ लोग इसमें नए नए जो पिछली बार 16 साल के रहे होंगे वो इस साल आ जाएंगे वोटर लिस्ट में। ठीक है, तो वोटर लिस्ट बनती है, प्रिपेयर होती है। और ये ग्राम सभा कुछ भी नहीं है। कभी छोटा गांव है तो 2 या 2 से ज्यादा गांव के लिए एक बन जाती है ग्राम सभा, और अगर गांव बड़ा है तो फिर एक गांव ही काफी है। बात समझ में आई इसको? ये बात समझ में आई आपको? लेकिन इसमें नहीं सारे नहीं होंगे ना मैम, केवल वही होंगे जो रजिस्टर्ड हैं उनके रोल्स पे। हाँ हाँ बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड हैं लिस्ट में। पूछा क्या प्रॉब्लम है? जैसे आप लोग आप शहर में इलेक्शन देने जाते हो, ठीक है, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है। ठीक, बिल्कुल सेम उसी तरह जितने भी गांव के लोग हैं, तो गांव के वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसको सूची कहते हैं, जितने लोगों का नाम है, वो लोगों का वो जो पूरा ग्रुप है वही मिलके कहलाता है ग्राम सभा। समझ आया? सो एक्चुअली ये वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो लोग मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ग्राम सभा। ओके, बात समझ में आई? तो इसमें जरा 1-2 लाइन लिखो। ग्राम सभा पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ग्राम सभा पे 3 से 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट आ सकता है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। ये बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज, ये पूरा गांव है। देखो, इस गांव में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक, बहुत सारे। अब इस गांव में बहुत सारे लोग और उनका सबका एज भी अलग होगा। इस गांव से हमने उतने लोगों को निकाल लिया जो अबव 18 ईयर है। ठीक है, अबव 18 ईयर मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर वोट, मतलब दे कैन कास्ट देयर वोट। अब ये वोट दे सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कौन वोट डाल के आ गया, कौन नहीं डाल के आ गया? ठीक है, किसने यहाँ वोट डाल दिया, किसका नाम यहाँ भी लिखा है, बगल वाले गांव में भी लिखा है, कैसे पता चलेगा मुझे? तो इसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, और उस लिस्ट में जितने भी 18+ हैं, 18+ हैं, उन सब का नाम 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये जो लिस्ट है पूरी, तो ग्राम सभा इसको क्या बोलेंगे? सो द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज ग्राम सभा। कुछ भी नहीं। अब समझ आई बात? ओके आ गई? मैम एक चीज और है, अगर हाँ। जैसे उस विलेज के कोई अबव 18 जो लोग हैं वो विलेज के बाहर रह रहे हैं, लेट्स से कि अर्बन एरिया में आ गए, कोई बात और नहीं, इसका आंसर अभी आप आगे जब पंचायती राज में पढ़ोगे। जैसे वोटर्स हैं, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति इस बार लिस्ट में वोटर है तो वो हमेशा वोटर एलिजिबल रहेगा। देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया। जैसे आप वहां के नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आ गए, आप पहले तो वोटर लिस्ट में थे लेकिन अब आप शहर में चले गए, तो आपका नाम इस लिस्ट से काट दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने Yes. देखा होगा गांव देहात में कि अब तो मेरा Yes. वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं है, वो प्रधान जी ने नाम कटवा दिया, प्रधान जी से किसी ने नाम कटवा दिया, मेरा वोटर जैसे लिस्ट गर्ल्स की मैरिज हो जाती है। ठीक है। लेकिन मेरे नानू वोट देने जाते हैं, वो शिफ्ट हो गए कानपुर में, वो गांव में रहते थे तो वो वोट देने जाते थे मेरे नानू। वो बात पर अलग है। उनका हाँ, उनका नाम नहीं हटा होगा ना? उनका नाम नहीं हटा है हम टेक्निकली। हमारे घर में जो हमारे गांव आज में हमें घर है, समझ में आया। उसमें 80 वोटर्स हैं आज भी, 80 वोटर्स हैं आज भी, रहते बस वहाँ पे वो नौकर वगैरह ही हैं। लेकिन वो जब भी पंचायत का वो आता है उसमें वो सब जरूर। 80 डालते हैं मैम, उनको डलते हैं, पता नहीं कौन डालता है, अच्छा, पता नहीं कौन डालता है। हाँ? वहाँ पे कोई नहीं घर पता। सब डल जाते हैं मैम, फर्जी वोट भी डलते रिकॉर्डिंग हैं। चल रही है, ये और सारी बातें मत किया करो। एक बार ओके, ये सारी बातें मेट वगैरह कोरोना- मैम जाती है इनके गांव वाँव कोरोना- में होता है, तो अभी भी मेट जाती है, कहाँ जा रहे हो, हमें वोट डालने जाना है। नहीं नहीं, वो तो मैम ठीक है। ये मिलता है कोरोना सीरियसली। कोरोना फैलाने का काम तो यही था। कोरोना नहीं, इसलिए फैला और था क्योंकि बाहर से भी लोग आए थे। और यस, उनके वोट्स के बदले मैंने पता कहा चला यहाँ था से यूपी तुम में इलाहाबाद कोरोना, तक जाओगी, वहां तक जाओगी, कैसे यूपी जाओगी? कहते में। मिल रहा है हमको उसके लिए। हाँ, यूपी में पता है, इलेक्शन जितने भी टीचर्स की डेथ हुई है ना, उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल, मेरे जानने में बहुत सारे टीचर्स की डेथ हुई, पता है। और यस वो मैम, केवल इलेक्शन इलेक्शन ही है। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन मैम, में सही ड्यूटी बात है। लगी
मतलब मेरे हस्बैंड है इनके, अब तो मेरे हस्बैंड ही हो गए वहां पे एचओडी, अदरवाइज इनके जो एचओडी थे उनकी कोई एज नहीं थी पॉलिटिकल साइंस के एचओडी। यूपी कमीशन में पॉलिटिकल साइंस का पेपर वो बनाते थे, कॉपी चेक करते थे, पेपर बनाते थे, मॉडल पेपर यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, एकदम ठीक ठाक थे। उनकी भी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, वो तो हस्बैंड हमारे की नहीं लगी थी। तो मतलब कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, और वो बच्चे भी नहीं, उनको कोरोना हो गया था, छोटे जी छोटे बेटी बेटा। बिल्कुल। तो मतलब ये है, खैर उसको हटाओ, वो अपना एक अलग इशू था, उसको छोड़ो। इस पर आओ, वापस क्लास पे आओ। पहले बताओ सबको ग्राम सभा समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम सभा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दो से अब जैसे आप एचजीएस में भी देखते होगे 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं आपको पता है कि नहीं पता है? बस इसलिए केवल पूछने का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चंस ये हैं कि आपको सारा आता है कि नहीं। सो ग्राम सभा ये आपसे सबऑर्डिनेट में भी पूछ सकते हैं। चलो सो इतना लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। लिखा कुछ नहीं है अभी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। कुछ नहीं लिखा, लिखा बस नहीं यही लिखा है ये अकॉर्डिंग short टू note- सेक्शन 3 ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट। अच्छा अच्छा, मैं समझाने लगी थी, Yes, कुछ yes. मेरे कुछ चेहरे समझ में आए कि समझ नहीं आ रहे हैं। चलो लिखो, सेक्शन 3 ऑफ द पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड्स for the establishment and constitution of ग्राम सभा। सेक्शन 3 ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। देखो 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला, पता चला? नहीं मैम पता हिंदी चला में भी बोलिएगा। तो हाँ भैया, क्यों नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मैं तो देखो। मैम ऑफिस से छुप छुप के कर रहा हूँ क्लास। देखो ये है मैम पंचायती राज का ऑफिस है मैम, ब्लॉक का ही है। देखो मैम। अरे वाह, तो तुम्हें तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल पता होंगी नीरज ने। नहीं पता मैम, मैं ध्यान ही नहीं रखता हूँ अपना, इतना दिमाग ही नहीं रखता हूँ मैम। पढ़ाई में दिमाग चलता है बस, इतना जितना काम है वो बता दो, वो कर देता हूँ, उसके बाद भूल जाता हूँ। चलो चलो लिखो। देखो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3, ग्राम सभा। अब ये तो एक लाइन है, जल्दी से लिख लो, हिंदी वाले भी, इसको क्या बोलूं मैं। ग्राम सभा की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट और उनके गठन के विषय में प्रावधान करती है। देखिए, द टर्म ग्राम सभा is also defined under Article 243B. The term Gram Sabha is also defined under Article 243B of Indian Constitution. 243B आर्टिकल 243B यही आपके आंसर को अलग बनाएगा, वहां याद नहीं रहता है बच्चों को। आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया है। ओके, द टर्म ग्राम सभा इज आल्सो डिफाइंड अंडर आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिखिए, ग्राम सभा इज द प्राइमरी बॉडी, ग्राम सभा इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। मतलब होता है ना कि इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है ना, अगर आपके बैकबोन निकाल दिया जाए तो आप बेकार है ना, सारा सिस्टम उसी पर बेस्ड है। इन द सेम मैनर अगर आप कह सकते हो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, दैट इज द ग्राम सभा। ग्राम सभा के बिना कुछ भी नहीं। तो ग्राम सभा इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण अंग की तरह कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है। लाइक आप पंचायती राज में देखते हो ना बहुत सारी चीजें, तो ग्राम सभा कभी डिसॉल्व हो सकती है, बताओ कभी ग्राम सभा डिसॉल्व होगी?
नहीं, ग्राम सभा डिसॉल्व होने वाली चीज नहीं, ठीक है। सिस्टम रहेगा तब तक। यस, लिखिए। सो ग्राम सभा इज अ परमानेंट बॉडी। अब लिख लो है क्या ग्राम सभा। ग्राम सभा इज अ परमानेंट बॉडी। ग्राम सभा एक परमानेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमानेंट बॉडी को क्या बोलो? अच्छा हाँ, स्थायी संस्था है। यस यस। ग्राम सभा एक, ये सब पता होना चाहिए। देखा ना जीएस में हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हिंदी वाला ये ना सोचे कि इंग्लिश का काम नहीं पड़ेगा, और इंग्लिश वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट ना समझे कि अरे हमें तो इंग्लिश आती है, हिंदी पूछ लेगा आपसे। तो ये पहले आता था सबऑर्डिनेट में, एसेज आते, मतलब पहले जो ट्रांसलेशन आता था ना यूपीजे में, वो ऐसा आता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का वो प्रोविजन डाल देते थे और कहते थे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। आप सोच लो कितना मुश्किल होता होगा। वो ट्रेंड चेंज कर दिया, अब तो करंट आता है। मतलब अभी जो भी कुछ करंट में चल रहा होगा, लाइक फार्मर बिल को लेकर डाल देंगे ट्रांसलेशन, या कोरोना या वायरस को डिसीज को लेकर डाल देंगे। लाइक जिस समय चिकनगुनिया चल रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, यूपी सबऑर्डिनेट में जो ट्रांसलेशन आया था वो चिकनगुनिया पर आ गया था। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप लिख लोगे। अब ये डिसीज वगैरह का है तो आप लिख ट्रांसलेट कर लोगे। लेकिन अब हो सकता है कभी कोई ऐसा लॉ का, तो लॉ पर आप लोग को दोनों टर्म पता होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपका, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी पता होना चाहिए, है ना। एक स्थायी संस्था है, एक स्थायी संस्था है। आगे लिखिए। ग्राम सभा इज अ परमानेंट बॉडी। लिखिए आप, आगे लिखिए। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ विलेज, consist of voters of a village or voters of group of villages. ग्राम सभा के अंतर्गत किसी गांव के ग्राम के वोटर या ग्रामों के समूह के वोटर्स आते हैं। ग्रामों के समूह के वोटर आते हैं। It means all those who are above 18 years of age. It means all those who are above 18 years of age and living in the village, and living in the village and at the same time whose name are included. ये तो पेट क्वेश्चन है ग्राम सभा वगैरह। and at the same time whose name are included in the electoral roll. वोटर लिस्ट जो होती है, electoral roll for the panchayats, at the village level. Are considered as the members of Gram Sabha. Okay? समझ आ गया? हिंदी में भी लिख लो। इसका हिंदी में लास्ट लाइन क्या लिख ली थी आपने, जरा बताना मुझे। अच्छा, ग्रामों के समूह के वोटर्स होते हैं, देखिए। हाँ, इसका तात्पर्य यह है
कि वे सभी व्यक्ति, इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी व्यक्ति जो 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 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उस गांव के निवासी हैं एवं वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित है, दर्ज है, तो वे सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। वे सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। अब देखो, मैं आपको फिर बता दूं, इन क्लासेस में मैं बेसिकली आपके जितने भी मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, गारंटी क्योंकि मैं भी इंसान हूं, तो 80 to 85% मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सारे ही आ जाएं, सारे क्वेश्चन, आई विश कि सारे ही आए, लेकिन वो सिचुएशन में 80% पेपर आपको जरूर आता होगा। सबऑर्डिनेट में तो पूरा आता होगा, मेरी फुल गारंटी है। पीसीएसजे में आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन क्योंकि एचजेएस है, ठीक है, नए क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मतलब मैं आपको आइडिया तो दे ही सकती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे ग्राम सभा पे मैं आपको लिखवा रही हूँ, एट द सेम टाइम आपको पता हो ग्राम पंचायत क्या है, बेसिक्स आपने अच्छे से रीडिंग कर रखी है ना, और आपको लिखने का तरीका पता है, तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि एचजेएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब लाइक ग्राम सभा की मीटिंग से लेके कुछ पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। मेंबर्स के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो आपको पता है। और अब आप लिखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए। According to the constitutional provision, Gram Sabha must meet at least two. According to the constitutional provision, Gram Sabha must meet at least 2 or 4 times in a year. At least 2 or 4 times a year, but that provision differ from state to state. Okay, so संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा की मीटिंग वर्ष में 2, मतलब कम से कम 2 और कम से कम 2 और 4 बार, 2 या 4 बार, वर्ष में 2 या 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 4 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट आओ आप प्रोविजन सेक्शन 3 के बाद, इस पे आपको बेसिकली ग्राम सभा पे शॉर्ट नोट आता है, जहां तक आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जहां तक आपको मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा गठन क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, मेंबर्स कौन होते हैं ग्राम सभा के, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे एचजेएस हो, आपको ग्राम सभा पे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। व्हाट इज द रोल, अगर आपसे रोल पूछ लिया जाए, सो मैंने आपको बताया, इट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द पंचायती राज। अगर ग्राम सभा ही नहीं है तो इलेक्शंस हो सकते हैं क्या पंचायत की? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और पाइटल रोल इन द पंचायती राज सिस्टम। बिना ग्राम सभा के इलेक्शंस कैन नेवर बी हेल्ड। ओके, तो ग्राम सभा में वोटर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो, जो वोटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, आप वोटर्स ही समझेंगे और अकॉर्डिंगली उनके लिए कौन उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव, कौन ज्यादा बेहतर है, और अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है पंचायती राज का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम स्वराज, ये सब कनेक्टेड है। सो वोटर्स, जो ग्राम सभा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है दे मस्ट नो, अब कैसा भी, अगर कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, आपको अगर उसकी कॉन्सेप्ट पता है तो आप बता सकते हो, आप उसमें बहुत कुछ सोच सकते हो, है ना, कि वोटर्स कैसा हो। जितना एजुकेटेड वोटर होगा उतना बढ़िया इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है पंचायती राज का, वो निखर के आएगा। अब वोटर्स को ही नहीं पता है, अगर वो एक दारू की बोतल पे वोट देंगे, हाँ, तो फिर वो क्या ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ग्राम सभा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन दी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है जी, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। देन आप अपना ब्यारक निकालिए। 3 के बाद आपके लिए जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्राम सभा के बाद इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, और इसको हम कल कराएंगे, आज आप इतना ही करो और जितना भी है उसको आप लोग रिवाइज करना। ग्राम पंचायत के फंक्शंस, ठीक है, आप नॉर्मल डेली रिवाइज करते चलना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत क्या है और इसके फंक्शंस भी लिखने हैं, इसमें मेंबर्स क्या होंगे, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपका ग्राम पंचायत पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्राम सभा के अलावा ग्राम पंचायत। और आपका पता है बेहतर और बनाने के लिए, जैसे नीरज जी तो बहुत बेहतर बना सकते हैं अपने आंसर को, आप लोग भी बना सकते हो क्योंकि ये फील्ड वर्क में देख रहे हैं। अदरवाइज गूगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। तो आप क्या करो, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत जिनको एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, सो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आप, बेस्ट क्या है मनरेगा। अगर आप मिनिस्ट्री पर भी देखेंगे ना तो मनरेगा का अलग से ही आएगा पूरा। तो मनरेगा मतलब जो पहले नरेगा थी, तो मनरेगा के बारे में आप लिख सकते हो, है ना। तो कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों को, क्योंकि वो एक रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी कितनी सरकार की पॉलिसीज हैं, उनमें किस तरह से काम हो रहा है। बहुत सारी वोकेशनल स्कीम्स चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, देखा होगा आपने। ठीक है, तो उन सबका ऐड करके आप लिख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका मैं कल ही कराऊंगी ग्राम पंचायत पे। ठीक है, आज फर्स्ट डे भी है थोड़ा सा, और कल तो हमें आज बहुत इंट्रो समझाने में भी लगा। ठीक है, ये भी आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, और आपको बताऊंगी पंचायत का मतलब है, द टर्म पंचायत कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म पंच, है ना, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता था, पंचायत। ऐसा घर में भी नहीं बोलते यार क्या पंचायत हो रही है ना, पंचायत ने ये फैसला दिया है, कुछ हिंट आपको मिलेगा। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। आज आप लोग इसमें रिवाइज करो। ठीक है, समझ आया पंचायती राज के बेसिक्स कुछ लिख लोगे? हम डेफिनेशन वगैरह सब कराएंगे ना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सब कराऊंगी। ठीक, ओके, ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलो। देखो मेरा एक बात मैं और बताऊं, मेरा ऑब्जेक्ट मेंस की क्लास में ये नहीं है कि मैं आपको लिखवा दूं आप रट लो और वहां पे छापा हो। मेरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप उसके इसेंस पे जाओ, आपको वो चीज समझ आए। क्योंकि आपको क्लास के नोट टाइम इतना नहीं होता है पीटी निकालने के बाद मेंस में कि आप रटो। अगर आपने उस चीज को समझा है ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको सेक्शंस नंबर पता होने चाहिए, उतनी बार ब्यारक पढ़ लिया है आपने और आप लिखाओ, पेपर कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्ट पूरा लिखा है, इतना काफी है। ठीक है, आपको और जितना एडवांस पे जाओगे ना, रिसर्च वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना लॉ में, हम लोग और फर्दर किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, क्या बोलते हैं आपने नया क्या किया, और उन्होंने तो किया, आपने क्या रिसर्च में किया। इन दी सेम मैनर सब लिख रहे हैं, आपने क्या अलग किया। सो आपने अपनी लैंग्वेज में उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, कैसे ग्राम सभा है, कैसे ग्राम पंचायत है, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको आपने प्रैक्टिकली कितने अच्छे से पेपर में लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इस चीज पर ज्यादा गौर करना, इन चीजों पे ज्यादा गौर करना कि कितना आपको समझ आए। कल मिलते हैं फिर, अब कल क्या है, इवनिंग में मिलना ही है 5:30 पे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। बाय।